देखिए, दुनिया हमेशा तब बदलती है जब कोई बड़ी जंग खत्म होती है। ऐसा पीछे भी सही रहा है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ने उस दुनिया को बनाया था जिसे हम आज तक जीते हुए आ रहे थे। एक चचा ने बेख्याली में और इलिटरेसी में बड़ी जबरदस्त बात बोल दी थी कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अबे कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। वॉरेन बफे, जिनका काम है दिन में रोज 300 पेजेस पढ़ना, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने भी 2022 से हर शेयर बेचकर उसके पैसों पर बैठ गए और वो दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे थे कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब ये दो अलग अलग बातें, ऐसा लगता होगा कि इनमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन रख कर देखिए तो जिस ट्रेडिशनल सेंस में, जिस रिवायती दुनिया को हम आज तक जानते हैं, उस दुनिया का 2026 में अंत होता है और वो ईरान, इजराइल और यूएसए वार से ही खत्म होता है। अब जो दुनिया शुरू हो रही है उसके तकाजे अलग होंगे, उसकी एजुकेशन अलग होगी, उसके करियर्स अलग होंगे। उसको समझने के लिए हम आपको एक गहराई भरा एनालिसिस दिखाने जा रहे हैं। दुनिया की हर रिपोर्ट, हर किताब, हर बेहतरीन पीस ऑफ लिटरेचर, हर ओपिनियन, हर एडिटोरियल हमने एक जगह इकट्ठा किया है ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को, जो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के बदलते स्वरूप के चलते हमारे पास अपना वही पुराना सिलेबस लेकिन नए रंग में समझने आते हैं, हम उनकी मदद कर सकें। आपको भी अपने बच्चे को इस इंटरनेशनल प्रोग्राम में भेजना चाहिए जहां दुनिया के कोने कोने से बच्चे जूम पर वीकेंड्स में इकट्ठा होते हैं। देखिए, अब इस नई दुनिया में ट्रेडिशनल वारफेयर नहीं होगा, साइबर स्पेस में लड़ाइयाँ होंगी। साइबर स्पेस की ताकत ईरान ने ऐसी दिखाई कि एफबीआई के डायरेक्टर के पर्सनल ईमेल में उनकी अपनी पर्सनल गंदी फोटोज और बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल्स को उठाकर उन्होंने पूरी दुनिया में लीक कर दिया। लड़ाइयां अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और सिग्नल स्पेस में होंगी। दुबई के ऊपर ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ईरान ने हमला किया कि जमीन पे चलने वाली कारें पानी में चलती दिख रही थी और पानी में चलने वाली शिप्स एक के पीछे एक चिपकी हुई जमीन पर दिख रही थी। लड़ाइयां अब सैटेलाइट्स में होंगी क्योंकि सैटेलाइट्स उन डेटा सेंटर्स को फीड करते हैं जो अल्गोरिदम्स के जरिए ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उनका अगला मूव क्या होगा। आपको पता है ईरान ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो कि देखने में बज़ाहिर कोई कामयाबी नहीं है, लेकिन इस तरह देखिए कि दुनिया के दो सबसे पावरफुल नेशंस जिनका काम था कटिंग एज वेपन्स बनाना, उन्हें अपने छोटे छोटे खिलौनों से ईरान ने हरा दिया है। मान लेते हैं अगर ये ड्रॉ भी हो तो कमज़ोर को हमेशा जीतने वाला माना जाएगा, लेकिन ये ऐसा उसने क्या अकेले किया है या रशिया चाइना ने पीछे से कोई मदद की है, इसके भी हिंट हम इस लेक्चर में देखेंगे। क्यों? क्योंकि रशिया को अपने यूक्रेन वार का बदला नाटो से लेना था और 2023 की रैंड रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि अब किसी भी आलमी जंग में सबसे पहले इंसान नहीं मरेगा, सबसे पहले उसकी पावर ग्रिड, उसे नेस्तनाबूद डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसके सैटेलाइट नेटवर्क्स को उड़ाया जाएगा, उसके फाइनेंशियल सिस्टम को क्रिपल किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन में ये सब रशिया ने किया और ये सोच कर किया कि 3 दिन में मैं यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने घुटने पर ला दूंगा। लेकिन फिर एंट्री होती है दुनिया के एक बड़े पावरफुल सिंगल प्राइवेट इंसान की। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे कहा, क्यों कहा सिंगल प्राइवेट इंसान? जी हाँ, एलॉन मस्क और उसकी कंपनी स्टारलिंक, जिन्होंने एक दिन में वो किया जो पूरी फौजी टुकड़ी महीनों में नहीं कर सकती। लड़ाइयाँ अब ड्रोन्स के बीच में होंगी। लड़ाइयाँ अब वो लोग जीतेंगे जिनके पास ज़्यादा सिपाही हो, वो नहीं, जिनके पास ज़्यादा ड्रोन्स हो। तो ड्रोन्स को चलाने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या चाहिए? डेटा को रिले करने के लिए क्या चाहिए? सैटेलाइट्स और एल्गोरिदम्स जो कैलकुलेट करके बताते हो कि दुश्मन का अगला मूव क्या होगा। आर्ट ऑफ वार सुन त्सू की एक किताब है और अपने बच्चों को अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए, जैसा हम इस फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन प्रोग्राम में करते हैं। उसमें उन्होंने क्या प्यारी बात लिखी है कि सबसे आला जंग वो है जिसे लड़ना ना पड़े और बिना लड़े वहाँ जीत मुमकिन हो जाए। ऐसी लड़ाइयाँ अब साइबर स्पेस में, सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्पेस में लड़ाइयाँ हो रही हैं।
और छोटी कौम जिस पर 4 दशक से सैंक्शन लगा हुआ है, वो इस बात को इतना गहरा समझ रही है कि वो जीत के आ रही है। फॉरेन अफेयर्स जून 2024 में पॉल शार की एक रिपोर्ट है जो बहुत सुनने लायक है कि अब इस जंग के बाद जो भी जंग अगली होगी, उन्होंने 2024 में लिखा था, सोचिए 26 के बारे में, उसमें अब दुनिया ऐसे हथियार बनाएंगे जो बगैर पूछे मार सकते हैं। इन्हें ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम कहा जाए, यानी वो हथियार जो खुद फैसला करे किसे मारना है। अब ये किसी मूवी या साइंस फिक्शन में नहीं है। इजराइल के पास हैरोप ड्रोन है, टर्की के पास कारगुल ड्रोन है, रशिया के पास लैंडसेट ड्रोन है। ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनका जो डेटा फीड है, जो इन्हें डिसीजन लेने में मदद करता है, वो आता है डेटा सेंटर से। इसलिए सबसे पहले डेटा सेंटर्स और रियल टाइम स्कैन को उड़ाया जाएगा, जो ईरान ने बखूबी इस युद्ध में किया। एआई मारेगा खुद कैलकुलेट करके। तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि एक कत्ल होगा जिसका कोई मुजरिम नहीं होगा। आप किसे जवाबदेह ठहराएंगे? A killing that will have no criminal। आप किस पर आवाज उठाएंगे? इकोनॉमिस्ट करके एक मैगजीन है, अपने घर में आपको लगाना चाहिए उसको। उन्होंने कहा कि द न्यू स्पेस रेस इज एक्चुअली अ मिलिट्री रेस। स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं वो इन ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम की आंखें और कान होंगे। वो फौजों को रियल टाइम डेटा बताती होंगी। दुश्मन का टैंक कहाँ है, उसकी सप्लाई लाइन कहाँ है, उसका कमांड सेंटर कहाँ है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो दुनिया के सबसे बड़े सूफियों में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों को दुनिया एक राई के दाने के बराबर हथेली पर देखने लायक देता है। ये सैटेलाइट्स भी दुनिया की हर उस छुपी हुई जगह को देख सकते हैं। आपको पता है चाइना के पास इस वक्त 350 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। यूएसए के पास 650 से ज़्यादा है। वो स्पेस से देख सकते हैं। लेकिन आने वाली जंगों में अटैक पहले स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। यानी चाइना वर्सेस यूएसए में सबसे पहले जिन रॉकेट से सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है ना, उन रॉकेट से भेजकर पहले अपने दुश्मन की ये मिलिट्री स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट्स को उड़ा दिया जाए, ताकि सामने वाले की फौज पूरी तरह ब्लाइंड हो जाए। ये ब्लाइंड फौजें, कोई भी फौज दुनिया में हो, अगर वो अंधी हो तो वो लड़ नहीं सकती। लेकिन यहां पर एक ऐसा किस्सा है जो आपको बदल के रख देगा। ईरान के इस हमले को समझने से पहले रशिया ईरान की क्यों मदद कर रहा है, उसको समझने की जरूरत है। फरवरी 24, 2022, आज से 4 साल पहले रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। पहले चंद घंटों ने रशिया ने यूक्रेन का पूरा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। उसके सारे फाइबर ऑप्टिक केबल्स काट दिए, इसके सारे सेल टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके सारे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक कर दिया। यूक्रेन की फौज अंधी और गुंगी हो गई। कमांडर अपने सिपाहियों से बात नहीं कर सकते थे, सिपाही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते थे, ड्रोन कंट्रोल नहीं हो सकते थे, उन्हें पता नहीं था कि किस डेस्टिनेशन, किस कोऑर्डिनेशन पर जाकर हमला करना है। आर्टिलरी का गाइडेंस नहीं था। यह वो लम्हा था जब रशिया सोच रहा था कि बस 3 दिन और कीव घुटनों पर गिर जाएगा। लेकिन फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल एलॉन मस्क का एक ट्वीट आया। मिखाइलो फेडोरोव, यूक्रेन के मिनिस्टर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ने मस्क को डायरेक्टली ट्वीट किया। उन्होंने कहा, हमें स्टारलिंक चाहिए अभी। मस्क ने जवाब दिया, डन। मस्क जो हैं, एलॉन मस्क, ये दुनिया के सबसे ताकतवर, पैसे वाले, टेक्नोलॉजी के सबसे माने हुए इंजीनियर के बावजूद दुनिया के एक सबसे श्रीयूड इंसान है। ये बहुत कनिंग है। इन्होंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं यूक्रेन की ताकत बन जाऊं और उससे सब कुछ देखने में मदद करूं, तो ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया में बिना एडवर्टाइजमेंट किए मेरे स्टारलिंक का नाम हो जाएगा। तो फिर क्या था, अगले 48 घंटों में स्टारलिंक टर्मिनल्स यूक्रेन पहुंचने शुरू हो गए। पहले कार्गो प्लेन से, फिर ट्रकों में भरकर हाथों हाथ पहले 500 टर्मिनल आए, फिर 40,000 टर्मिनल आए, फिर 1 लाख से ज़्यादा टर्मिनल्स आए। और ये सोलर पावर टर्मिनल्स, जो फौजें अंधी थी अब वो देखने लगी, जो फौजें गूंगी थी वो अब बोलने लगी। स्टारलिंक ने क्या किया, आइए इसे 7 तरीकों से समझते हैं।